पिछले भाग में हमने देखा था कि जैसे छोटे भाई जब परीक्षा में पास हो गए और बड़े भाई उनको अक्सर समझाते रहते थे, और परीक्षा में छोटे भाई पास हो गए और बड़े भाई फेल हो गए, तो छोटे भाई के अंदर थोड़ा सा घमंड आया और उसके प्रति मतलब और पढ़ाई के प्रति वो थोड़ा सा अलग हटते चले जा रहे थे। तो जिसके फलस्वरूप बड़े भाई उनको बहुत समझा रहे थे। ठीक है, और फिर से मतलब एक बढ़िया ढंग से उनको डांटना, एक अच्छे तरीके से एक बड़े भाई का कर्तव्य समझा रहे थे, और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर बहुत सारी बातें की थी। तो हम अगले भाग में इसकी कहानी को पूरा देखेंगे, अंतिम तक देखेंगे क्या हुआ आगे कहानी में। मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलते हैं बिना समय खराब करते हुए आगे की ओर। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, फिर वार्षिक एग्जाम हुए, परीक्षाएं हुई, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। यहाँ पे लेखक अपने आप को ही केंद्र बिंदु, छोटे भाई जो है वो लेखक ही हैं, और वो वही अपनी कहानी बता रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से हर बात बता रहे हैं। और हुआ यही कि मतलब फिर से छोटे भाई पास हो गए और बड़े भाई फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, ये छोटे भाई बोल रहे हैं, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, क्लास में फर्स्ट आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, अचरज माने आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक का अर्थ है मतलब प्राण निकलने तक, मतलब एक ये बात कही जाती है, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम नितांत परिश्रम, कठोर परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले, मतलब हर तरह से खूब पढ़ाई की। मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी, मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, कहने का मतलब एकदम चेहरे का पूरा कहते हैं ना तेज, ब्लश जो होता है, शाइन, सब चला गया था। इतनी मेहनत वो बेचारे कर रहे थे, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। सही बात है ना, छोटे भाई कैसे खुश हो सकता है जब बड़ा भाई रो रहा होगा। तो मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले, विधि की मतलब जो होना है उसको कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था, 1 साल का अंतर रह गया था। मेरे मन में कुटिल भावना का उदय हुआ। कुटिल का मतलब होता है दुर्भावना, गलत भावना का उदय हुआ, पैदा हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। मतलब ऐसा सोचता कि बच्चा है ना भाई, सोच सकता है, कोई छोटे भाई कोई बहुत बड़ा होता है नहीं, छोटा सोच सकता है, किसी के दिमाग में ये बात आ जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। फजीहत मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, मतलब इस तरह से डांटना, बेइज्जती करना, ठीक है। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला, क्योंकि अच्छी बात नहीं थी ना। अब देखिए, छोटे भाई भी इतने समझदार हैं कि उन्हें पता है कि सही विचार कौन सा है, गलत विचार कौन सा है। आप यहाँ पे ये बात सीख सकते हैं इनसे। आखिर वे मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं, मेरे अच्छाई के लिए तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, अप्रिय माने अच्छा नहीं लगता, गलत लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूं इतने अच्छे नंबरों से। ये बात वो क्रेडिट देते हैं कहीं ना कहीं मन में, छोटे भाई बड़े भाई को क्रेडिट देते हैं। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे, अब शांत हो गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम किया, धैर्य से। मैंने उनको डांटा नहीं। क्यों नहीं डांटा? क्योंकि अंदर ही अंदर बड़े भाई को भी लगता होगा कि यार ये तो सब कुछ कर ही लेता है। शायद वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मेरी स्वच्छंदता का मतलब स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्र और ज्यादा हो गए छोटे भाई। सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता, सहन शक्ति। मतलब बड़े भाई साहब की वो सहन शक्ति का अनुचित लाभ उठाने लगे। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा। अब उनको लग रहा है मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है, मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए मैं पास तो हो ही जाऊंगा। इसलिए भाई साहब के डर से जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। और यही होता है ना, हमें हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, कुछ चीजें अच्छी कर लेते हैं, फिर बाहर अपना कर लिया गड़बड़, तो माता पिता को भी उल्टा समझाने लगता है, अरे मैंने कर लिया ना, मैं इतना अच्छा कर सकता हूं ना। फिर तो अपने माता पिता को भी कुछ नहीं समझते, जो कि गलत है। मुझे कनकोई उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकोई का मतलब पतंगे, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, अदब माने सम्मान करता था, और उनकी नजर बचाकर कनकोई उड़ाता था। सम्मान ये कर देते कि उनसे बचकर के पतंगे उड़ाते थे। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्या सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैंने उनको बिना बताए सब कुछ किया जाता था। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हुआ है। नजारों में नहीं है, नजरों में कम हुआ है। एक दिन संध्या समय, शाम के समय, हॉस्टल से दूर मैं कनकवा लूटने, मैंने पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था, बेहवास एकदम भागा जा रहा था। आपने कभी देखा हो, पतंग उड़ाई हो, तो ये महसूस आप कर सकते हैं क्योंकि पतंग को पकड़ने के लिए बच्चे कैसे भाग रहे हैं।
छतों पे एकदम नीचे कुछ है, गिर जाए, कितना, मैंने तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी पथिक किसके लिए कहा है? पतंग के लिए कहा है, ये विशेषण का प्रयोग किया गया है। और जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा आ रहा था, पतन माने गिरने की ओर, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। देखिए ये लाइन बहुत अच्छी बोली इन्होंने यहाँ पे, कि मैंने ऐसे पतंग ऐसे लग रही है कि जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर किसी विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो, किसी के साथ मिलने जा रही हो। ऐसी पतंग की धारण, पतंग को देखते हुए उन्होंने कल्पना की कि पतंग इस तरह से उड़ते हुए जमीन की तरफ आ रही है। बालकों की पूरी सेना लगे झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। लगे मतलब जिसे पतंग को पकड़ना है, खींचना है, और झाड़दार बांस का मतलब बांस में इस तरह की लकड़ी निकलना जिसे पतंग फंस जाए, क्योंकि तो पतंग ऊपर होती है ना, थोड़ा ऊंची होती है। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि खुद ही पतंग में उड़ रहे हैं सारे बच्चे, होता है ऐसा। जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियां, मतलब किसी को होश ही नहीं है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी, कोई मतलब ट्राम आ रही होगी। ट्राम समझते, जमीन पे चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। कलकत्ता में शुरुआत से ही चली है, न गाड़ियां। सहसा अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हुई, मैंने टकरा गए। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से और डांटते हुए बोले कि इन बाजारी लौंडों के साथ थेले के कनकोए के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती। बाजारी लौंडे मतलब जो लापरवाह और जो है ना, मतलब लापरवाह बच्चों के साथ इस तरह से, मतलब तुम थेले के कनकोए माने एकदम एकदम इतनी सस्ती पतंग की वजह से तुम्हें दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? डांटते हैं ना इस तरह की भाषा। तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, माने अब तुम छोटी क्लास में नहीं हो, तुम बड़ी क्लास में, बल्कि 8वीं जमात में हो, 8वीं क्लास में हो। मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो, केवल एक क्लास छोटे नीचे रह गए हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। बड़े भाई छोटे भाई को समझा रहे हैं, आखिर तुम्हें अपनी पोजीशन का तो ध्यान रखो। कैसे तुम पतंग कैसे गवारों की तरह से उड़े जा रहे हो, पकड़े जा रहे हो पतंग के लिए। एक जमाना था कि, अब उन्होंने 8वीं क्लास के लिए देखो कितनी अच्छी बात कही है, कि एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जब शिक्षा मतलब बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ते थे, और 8th क्लास के भी मतलब एक पढ़े हुए व्यक्ति को तहसीलदार तक बना दिया जाता था। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं। मिडलचियों का मतलब होता है मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले, 8th क्लास तक पढ़े वाले स्टूडेंट को मिडिल कहा जाता है। उन्होंने अब थोड़ा गुस्से में मिडलचियों को बोल दिया, बोलते ना नकलची, तो ऐसे मिडलची। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरटेंडेंट हैं। अधीक्षक, मजिस्ट्रेट तो समझ ही रहे आप, अधीक्षक सुपरटेंडेंट का मतलब होता है अधीक्षक, जैसे पुलिस अधीक्षक होते हैं, माने अधिकारी। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, हमारे नेता हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, और न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं। संपादक माने एडिटर्स। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती करते हैं, मातहती में काम करते हैं। मातहती मकान है, उनके अंडर काम करते हैं, सबऑर्डिनेशन करते हैं। कौन? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। बड़े भाई समझा रहे कि तुम इतनी कम अक्ल की, मतलब तुम में इतनी बुद्धि नहीं है, मुझे इस बात पे बहुत दुख होता है। तुम ज़हीन हो, तुम बुद्धिमान हो, ज़हीन का मतलब बुद्धिमान हो, इसमें शक नहीं। लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? वो किस काम की बुद्धिमान हो तुम कि जब तुम्हारा आत्मगौरव ही तुम अपना हत्या कर लो? मतलब आत्मगौरव इन द सेंस वो इसलिए कह रहे हैं कि आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। इस तौर पर वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं। और भाई साहब ने अपना बोलना स्टार्ट किया, समझा दे तो बहुत अच्छा है। कि तुम सोचते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक क्लास नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है, ऐसा तुम गलत सोचते हो। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, चाहे तुम मेरी क्लास में आ जाओ, और परीक्षकों का यही हाल रहा, माने ये एग्जामिनर्स का अगर यही हाल रहा, तो तुम निसंदेह अगले साल तुम मेरी समकक्ष हो जाओगे। उन्होंने कहा क्लियर कि अगर जिस तरह से परीक्षाएं पास होती जा रही हो, मैं फेल होता जा रहा हूं, उस तरह से तुम निश्चित तौर पर अगले साल हो सकता है हो जाओ, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता।
ये बड़ा क्लियरिटी के साथ बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को बोला कि जो तुम सोच रहे हो ना कि मैं मतलब तुम मुझसे सिर्फ 1 साल क्लास में छोटे रह गए हो, लेकिन हमारे बीच जो 5 साल का जो उम्र का अंतर है वो भगवान भी नहीं मिटा सकते। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तजुर्बा माने अनुभव, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, हमारी माँ ने कोई भी क्लास पास नहीं की, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, मतलब 5th 6th क्लास से भी आगे वो नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। ये बात लाइन आपके लिए है, आप सभी के लिए, मेरे लिए है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, अपने माता पिता के लिए, अपने अपने बड़े भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने अभिभावकों के लिए, अपने शिक्षकों के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं, और उनको हमेशा हमें समझाने डांटने का हक रहता है। और यही बात कही कि व्यवहारिक ज्ञान यही है, बुकिश लैंग्वेज नहीं है ये, बुकिश फॉर्मल एजुकेशन की बातें। वो लोग हमेशा हमारे एक्सपीरियंसेस से हमेशा आगे होते हैं, और हम हमेशा क्या करते हैं, अपने माता पिता को अंडरस्टिमेट करते हैं। अरे आपको क्या पता, अरे आपको क्या पता। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, उन्हें समझाने का अधिकार क्यों है, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, वो ये बात अपने अम्मा दादा के तौर पर कह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है, अनुभव है, और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें न मालूम हो। किसके बारे में बोल रहे हैं, अम्मा और दादा के बारे में। लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। वो छोटे भाई को समझा रहे हैं कि तुम व्यवहारिक ज्ञान तो समझो भाई, सिर्फ क्लासेस पास करने से और गंभीरता अगर नहीं आ रही है आपके में, तो एजुकेशन फिर किस काम की। देव ना करे, अब उन्होंने आगे बड़ी अच्छी बात कही कि देव ना करे, मैंने भगवान ना करे कि आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, मतलब तुम परेशान हो जाओगे। देखो फिर से मुहावरा आया, दादा को तार देने की सेवा, माने दादा को खबर, पहले तार दिया जाता था ना दूरभाष तौर पर, तो दादा को केवल एक संदेश देने की सेवा, तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा, तुम और कुछ नहीं सोच पाओगे। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हूं तो किसी को तार नहीं देंगे, न घबराएं, न बदहवास हो, बदहवास माने परेशान हो, पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, मरज माने बीमारी, इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर देते हैं, 20-22 तारीख तक खर्च कर देते हैं, और फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब वो ये बता रहे हैं कि हम जो हमारे पास जो पैसा आता है वो हम मंथली भी कितनी जल्दी पहले खर्च कर लेते हैं, और वो लोग तो घर चलाते हैं। और ये होता है हॉस्टल में। आप भी जब कभी हॉस्टल में जाएंगे इस चीज को महसूस, भले ही आप कितने भी रिचेस्ट पर्सन हो, लेकिन एक हिसाब किताब जो होता है वो घर में ही बहुत बेहतरीन तरीके से चलाते हैं हमारे माता पिता। आगे देखते हैं। और फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज होते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, माने इनके लिए पैसे देने के लिए नहीं होते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग, एक अब बड़ा हिस्सा इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है, और कुटुंब का पालन भी किया। कुटुंब माने परिवार का, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे, माने परिवार भी कोई छोटा मोटा नहीं था। 9 आदमी के परिवार में उन्होंने इतना अच्छा, इतने कम खर्च में अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा चलाया। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, अब उन्होंने हेडमास्टर साहब का उदाहरण दिया, बड़े भाई ने छोटे भाई को। एमए है ना, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं है, ऑक्सफोर्ड के, माने बड़ी दिव्य अच्छी जगह के, 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की देखिए 1000 उस समय बहुत ज्यादा होता था, आज भी कोई कम नहीं होता, उस वक्त तो सोच ही लीजिए। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे, मतलब इसी 1000 में। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया, प्रबंध मीन मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट, जैसे घर में लक्ष्मी ही आ गई हो, माने एकदम सब कुछ बढ़िया हो गया। तो भाईजान ये गरूर दिल से निकाल डालो, ये घमंड, ये सोच कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम स्वतंत्र हो, मेरे एकदम बराबर में हो, मेरे बराबर खड़े, मेरे देखते तुम बेरहा नहीं चलने पाओगे, मेरे होते हुए तुम कभी भी इस तरह से अपने आप को बर्बाद नहीं कर पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं इसका भी प्रयोग करूंगा, थप्पड़ दिखाया उनको, इसका भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं, बहुत कड़वी लग रही हैं। मैं उनकी इस नई
मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। अभी इस छोटे भाई का सोचना है कि मैं ये जो उनका तरीका था समझाने का, इस नए युक्ति तरीके से मैं एकदम झुक गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, अपनी छोटी सोच का अनुभव हुआ कि मैं क्या सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि एक बार फेल और हो जाए तो हम बराबर हो जाएं। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और मैंने सजल आंखों से कहा, अपनी मतलब भीगती हुई आंखों में, आंसुओं के साथ आंखों से कहा कि हरगिज नहीं। रोते हुए एक तरीके से इमोशनली, आप जो कुछ फरमा रहे हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको इसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और लगा लिया और बोले, मैं कनकोई उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है। बड़े भाई देखो कितने शानदार तरीके से कहते हैं कि मैं कनकोई पतंग उड़ाने के लिए मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, मेरा भी मन करता है, लेकिन करूं क्या? अगर खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? अगर मैं खुद ही इस तरह से फालतू के काम करूंगा तो फिर मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? अब सोचिए, एक बड़ा भाई होता है ना कि हमारा ध्यान रखने के लिए बेचारे वो खुद भी अपने मन को मार के रहते हैं, क्योंकि वो आखिर वो भी तो है, तो वो भी बच्चे ना, कोई बहुत बड़े तो है नहीं। पहले पार्ट में बता दिया, पहले ही हमने भाग में डिस्कस किया था कि वो खुद छोटे छोटे हैं, लेकिन उनसे भी एक छोटा भाई है, इसलिए उनको बड़ा भाई के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन समझदारी है यहाँ पे, ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर है, मैंने तुम्हें संभालने का भी कर्तव्य तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ पतंग कनकोआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। माने वो भी थोड़ा मस्ती में आ गए, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो यहाँ आपका होता है चैप्टर समाप्त। आशा करता हूँ कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगे, बहुत सारे वर्ड्स आपको मिले होंगे, मुहावरे मिले होंगे, आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए। और इन चीज़ों से हम क्या सीख सकते हैं ये आपको मैंने बीच बीच में बताया। सुनने के लिए